नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज के यूनिक इंग्लिश प्लेटफॉर्म में। यूट्यूब चैनल का नाम है और कुछ है नहीं खास। खैर, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारा है गाइस यूफेमिज्म को लेकर के, व्यंजना जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं, और फिगर ऑफ स्पीच का ये एक हिस्सा होता है। आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो यूफिज्म के बारे में ठीक ठाक तरीके से जानकारी रखते होंगे गाइस। आज चलेंगे इसी जर्नी को लेकर के, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक एक कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से रखूं, इस तरीके से आपको समझाऊं कि क्लास समझने के बाद भी आपको इफ और बट ना लगाना पड़े। और कॉन्सेप्ट में अगर इफ बट लग रहा है तो इसका मतलब कि क्लासेस बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं गाइस। फिलहाल कहते हैं कि कोई उसकी मानता है, कोई उसको मानता है। ये झगड़ा अक्सर करके चलता आ रहा है, और इसमें एक वर्ग वो है जो झगड़ा ज्यादा करता है, जो उसको मानता है ना। अगर उसकी मानता है तो मान के चलिए कि अगर हम उसकी मान करके चलना स्टार्ट करते हैं तब तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। हर एक धर्म में, चाहे मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत ऐसे बौद्ध धर्म होते हैं, जैन धर्म होते हैं, सबकी मैं चर्चा करता हूं। अगर कोई ऊपर वाले की मान करके चलना शुरू कर दे, उसके रास्ते पे चलना शुरू कर दे, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे, तो लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन झगड़ा मार इस बात को लेकर के रहती है कि सब अपने अपने धर्म को अपनी एक प्रायोरिटी में दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि दिखाने की पूरी कोशिश करें, लेकिन तरीका थोड़ा सा कुछ बड़ा उटपटांग तरीके का हो जाता है। फिलहाल मुद्दा हमारा वो नहीं है, मुद्दा हमारा कुछ अलग कॉन्सेप्ट का है गाइस। ये दृश्य, ये सीन है जब राजा जनक के दरबार में सारे लोग इकट्ठा होते हैं, धनुष तोड़ने की बारी आती है कि शिव धनुष को कौन तोड़ेगा। अच्छे से अच्छे पराक्रमी राजा आते हैं, सभी लोग अपनी ताकत की आजमाइश करते हैं, तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, किसी के बस की कोई बात नहीं होती है। और फिर फाइनली पता है कि एक ऐसे कैरेक्टर अपने आप में, श्री रामचंद्र के बारे में आप सबको पता है, आते हैं और तोड़ करके चले जाते हैं, मतलब तोड़ते हैं वहां पे। उसके बाद का सीन ये होता है कि जब ये बात परशुराम जी को पता चलती है, वहां पे जब वो आते हैं, जो वो देखते हैं सारी चीजें, एक चौपाई वहां पे है कि हे मिथिलापति ये बतला, धनुषा को किसने तोड़ा है, इस इतने बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। कहानी का कंडीशन ये है कि जहां पे शादी समारोह होता है, जहां पे लोग बाराती बिल्कुल फुल ऑफ जॉय में होते हैं, बिल्कुल एंजॉय के मूड में होते हैं, अम्यूजमेंट का एक ठीक ठाक कंडीशन चल रहा होता है, वहां पे कोई व्यक्ति वस्तु आकर के किसी भी तरीके का अगर डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है तो मान के चलिए प्रॉब्लम तो होती रहती है। लेकिन वहां पे अब आप समझ सकते हैं कि वहां पे दो कैरेक्टर है, एक है श्री रामचंद्र जी और एक उनके भाई लक्ष्मण जी। अच्छा, लक्ष्मण जी थोड़े तुनक मिजाजी हैं, आपको पता ही है, तुरंत वो बेचारे फास्ट एंड फ्यूरियस वाला रूप ले लेते हैं। श्री रामचंद्र ने इस चीज को, इस कंडीशन को, उस पूरे माहौल को बहुत प्यार से उन्होंने मैनेज किया, बहुत ठीक ठाक तरीके से उन्होंने मैनेज किया। नाथ संबुधनु भंजे नहारा, होई है कोई वो एक दास तुम्हारा, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि धनुष को तोड़ने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, जबकि वो अपने आप में कितनी बड़ी पर्सनालिटी लेकर के चलते हैं, कितनी बड़ी पर्सनालिटी है अपने आप में, क्या व्यक्तित्व उनकी है, क्या छवि उनकी है। लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा, नाथ संबुधनु भंजन हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। कोई आप ही का एक दास होगा जिसने इतनी बड़ी, अब चाहे उसको गलती आप कह लीजिए, चाहे जो भी आप कह लीजिए, उन्होंने ऐसा काम किया हुआ है गाइस। कहानी का सार यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिगड़ी हुई कंडीशन को, या बिगड़ी हुई चीज को, बिगड़ी हुई बातों को सही तरीके से एक मैच्योरिटी के साथ किस तरीके से डील किया जाए, वहां पे ये पर्सनालिटी का सबसे बड़ा लेसन होता है गाइस। आज की क्लास भी वही कॉन्सेप्ट है, यूफिज्म हमारा वही बता रहा है। मैं लिखा क्या हूं, इसमें मैंने लिखा है कि अ वर्ड और अ क्लॉज, एक ऐसा शब्द या कोई ऐसा उपवाक्य या वाक्य इज फॉर्मली यूज्ड, जो बहुत ही फॉर्मली तरीके से, बहुत औपचारिक ढंग से यूज किया जाता है फॉर अनप्लीजेंट, याद रहे लिखा है मैंने, फॉर अनप्लीजेंट, कोई अप्रिय चीजों के लिए, और एम्बैरेसिंग एक्सप्रेशन, कोई ऐसा भाव वहां पे हो जो अपने आप में अनप्लीजेंट या एम्बैरेसिंग हो, लेकिन फिर भी उसको फॉर्मली तरीके से कहीं ना कहीं बोल करके और उतना बुरा उसे ना लगने दिया जाए। जैसे कॉमन सी बात है, अगर लंगड़े को आप लंगड़ा कह देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, अंधे को अगर आप अंधा कह देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग अक्सर करके जब समाज में, खास करके जब विचरण कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को जब हम लोग देखते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ऐसे शब्दों का चयन करें, अपने सेंटेंसेस को इस तरीके से रखें कि सामने वाला अगर उस चीजों को लेकर डिसेबल है तो उसे वो फील ना हो। ऐसे मैंने इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए लगभग 8-10 एग्जांपल लिखे हैं, और इस एग्जांपल के माध्यम से मैं ध्यान श्योर कि आप चीजों को समझ जाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ही इज डिफरेंटली एबल्ड,
असल में हिज डिफरेंटली एबल्ड। अब जैसे मान के चलिए कि बहुत ऐसे लोग हैं, कोई अपने आप में अंधा होता है, कोई अपने आप में लंगड़ा होता है, लुल्ला होता है, गूंगा होता है, तमाम ऐसी चीजें। उसको डायरेक्ट अगर आप कहोगे कि यार वो तो गूंगा है, यार तुम तो गूंगे हो, तुम तो अंधे हो, तो थोड़ा सा उसको अजीब लगेगा। इसलिए उसी सेंटेंस को अब ये से ये नहीं कहा गया है कि ही इज ब्लाइंड, समझ में आ गया ना, नॉर्मल या कोई भी ऐसी डिफरेंटली अगर वो अपने आप में डिसेबल है तो नॉर्मल ऐसे लिखा गया कि ही इज डिफरेंटली एबल्ड, है ना। इसका मतलब ये है कि वो लंगड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि समाज में उसका अस्तित्व खत्म हो गया, जिंदगी में उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इसलिए उसको लिखा कि ही इज डिफरेंटली एबल्ड, उसको डिसेबल नहीं कहा गया है, उसी सेंटेंस को घुमा के कह दिया गया है। तो इयोफिज्म का काम ही यही होता है गाइस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यंजना, यानी किसी ऐसे शब्द को या किसी भी ऐसे सेंटेंस उपवाक्य को या वाक्य को ऐसे तरीके से रखना कि अगर वो गलत चीज भी है तो सामने वाले को सही तरीके से लगे। जैसे इसमें दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है कि ही इज अंडर द वेदर टुडे, ही इज इल। अब तो हम लोग अक्सर करके बोलते हैं यार वो बीमार है ना, थोड़ा सा सुन करके बहुत खराब नहीं लग रहा लेकिन लग जाता है ऐसा, लेकिन हम उसको बोलते हैं ही इज अंडर द वेदर टुडे। इसी को सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ही इज आउट ऑफ सॉर्ट्स, आपने सुना होगा अक्सर करके, वो इडियम से आता रहता है। तो वो बीमार है, ही इज अंडर द वेदर टुडे। उसके बाद एक सेंटेंस मैं जब कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं तो अक्सर करके एक सेंटेंस मैं पढ़ाता रहता हूं बच्चों को, हैव यू गॉन क्रेजी, पागल हो गए हो क्या। जब आप किसी को ऐसे बोलते हो ना कि हैव यू गॉन क्रेजी, ये बात थोड़ी सी चुभ जाती है, उसको लग जाती है। उसी सेंटेंस को देखो किस तरीके से आप लिखा गया है, हैव यू लॉस्ट योर मार्बल्स। मार्बल मतलब कंचा होता है गाइस, लेकिन यहाँ पे कंचा का मतलब नहीं, और इसका ट्रांसलेशन मत कर लेना कि क्या तुम्हारा कंचा गुम हो गया है, इसका सीधे मतलब ये पागल हो गए हो क्या। तो उसी सेंटेंस को आप जब फॉर्मली इस तरीके से बोलेंगे, हैव यू लॉस्ट योर मार्बल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो आप, पागल हो गए हैं क्या। ये सेंटेंस कहने का तरीका थोड़ा सा अलग लग रहा है, बहुत मोटे हो गए हो खा खा करके, इस तरीके से अगर आपने बोल दिया तो सामने वाला बिगड़ जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं बिग बोन्ड। बिग बोन्ड एडजेक्टिव है ये अपने आप में, फैट की जगह पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो किसी को ये कहने के बजाय कि वो बहुत मोटा है या तुम बहुत मोटे हो, उसकी जगह पे या इंग्लिश में यू आर बिग फैट, तो आप नॉर्मल ऐसे बोल सकते हैं कि यू आर बिग बोन्ड, या आप ये कह सकते हैं कि ही इज बिग बोन्ड, है ना, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 5वां एग्जाम्पल लिखा हुआ है, he passes away because he was an adult beverage। सेंटेंस में एक बात और ध्यान रखिएगा गाइस, इयोफिज्म मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपकी जानकारी के लिए तो ठीक है, इसके साथ साथ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते रहते हैं अक्सर करके। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस मैंने लिखा, इसमें मैंने लिखा कि he passes away because he was an adult beverage, उसमें आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि ये बताइए कि इसमें इयोफिज्म क्या है। तो यहाँ पे दो इयोफिज्म है गाइस, दो व्यंजना है, एक इसमें है पासेज अवे और एक इसमें है एडल्ट बेवरेज। एडल्ट बेवरेज हम लोग ड्रंकर्ड को बोलते हैं गाइस, ड्रंकर्ड जो पियक्कड़ होता है, तुम पियक्कड़ हो, पर कह देंगे थोड़ा सा उसको बुरा लग जाएगा, है ना गाइस। तो ड्रंकर्ड की जगह पे हमने लिखा है यहाँ पे एडल्ट बेवरेज। पासेज अवे मर गया, अगर आप किसी को ये बोलते हो ना थोड़ा सा कि सर वो मर गया, तो थोड़ा सा सुन के बड़ा अजीब लगता है। तो ही डेड या ही इज डाइड की जगह पे हम क्या बोलते हैं, ही पासेस अवे, ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं गाइस। अब थोड़ा सा सुन करके उतना बुरा नहीं लगता है, ही पासेस अवे। तो कोई पूछेगा इसमें इयोफिज्म या इयोफिमिस्टिक दो तरीके का है, सॉरी कौन कौन से हैं, तो आप बता देना, एक आपका हो जाएगा पासेस अवे और एक आपका हो जाएगा एडल्ट बेवरेज। वो कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, वो ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं निकालना होगा। यहाँ तो दो है लेकिन वहां पे एक ही ऑप्शन रहेगा। इसमें लिखा हुआ है कि इट्स माई मिसफॉर्चून that I have to let you go। सेंटेंस पे ध्यान देना, It's my misfortune that I have to let you go। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे आपको जाने देना पड़ रहा है ना। जैसे मान के चलिए कि किसी को किसी कंपनी से जब आप फायर आउट करते हो, जब उसको बाहर निकालते हो, अगर आप किसी को ऐसे बोलते हो यू आर फायर्ड, उसको सुन के थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार इस कंपनी के लिए, इस संस्था के लिए, इस विभाग के लिए मैंने ईमानदारी से इतने सालों तक काम किया और इनको एक सेकेंड नहीं लगा ये बोलने में कि हम तुमको निकाल रहे हैं यहां से, है ना। इसी सेंटेंस को कहने का एक तरीका है, जिसे इसमें लिखा हुआ है कि इट्स माई मिसफॉर्चून, मेरा दुर्भाग्य है ना, दैट आई हैव टू लेट यू गो। इसमें भी पूछ लेगा आपसे कि इयोफिज्म क्या है, तो आप बता देना कि लेट गो। लेट गो अपने आप में इयोफिज्म का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, डिफरेंटली डिसेबल्ड इसमें हो गया, अंडर द वेदर इसमें हो गया, लॉस्ट योर मार्बल इसमें हो गया, बिग बोन्ड इसमें हो गया, ये दो मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका हो गया, और इस सेंटेंस में लेट गो आपका हो गया गाइस। 7वां क्वेश्चन लिखा है कि कंपनी
लेट्स ऑल द ट्रूथ चैलेंज्ड को, सेंटेंस पे ध्यान देना। ट्रूथ चैलेंज्ड का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान। बेईमान लोगों को हम बोलते हैं ट्रूथ चैलेंज्ड, यानी कि कंपनी ने तमाम जो बेईमान लोग थे सबको जाने दिया। एक तो बेईमानी कर रहे थे, ऊपर से अलग ही तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस उनका था। तो ऐसे बोलते हैं कि कंपनी लेट्स ऑल द ट्रूथ चैलेंज्ड गो। इसमें कोई पूछ लेगा कि क्या आपका यूफिज्म है तो आप बता देना है कि ट्रूथ चैलेंज्ड। आठवां इसमें लिखा है कि वी आर सॉरी, वी हैव अ विजुअल इंपेयर्ड गेटकीपर। विजुअल इंपेयर्ड ब्लाइंड को हम लोग बोलते हैं, जो लोग देख नहीं पाते हैं, अंधे होते हैं, उनको हम बोलते हैं विजुअल इंपेयर्ड। यानी हमें इस बात का दुख है दैट वी हैव विजुअली इंपेयर्ड गेटकीपर, कि हम लोग एक विजुअली यानी जो अंधा गेटकीपर है उसको हम लोगों ने रखा हुआ है। तो अब अगर उसको अंधा कहेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसलिए वहां पे अंधे की जगह पे क्या लिखा हुआ है, विजुअली इंपेयर्ड, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड बड़ा फेमस, बहुत इस्तेमाल किया जाता है। नवा क्वेश्चन इसमें एग्जांपल्स इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी हैज बीन फेसिंग नेगेटिव कैश फ्लो फॉर पास्ट मेनी इयर्स। एक मूवी आई थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी कि आउटकम जो रिजल्ट होता है या इनकम आपका कम है और पता चलता है कि जो आउटफ्लो आपका पैसों का होता है वो बहुत ज्यादा है। तो इसके भी सेंटेंस में वही, तो नेगेटिव कैश फ्लो का यही मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा पैसा, यानी कि जितनी कमाई ना हो उससे ज्यादा पैसा खर्च होना, उसी को बोलते हैं और नेगेटिव कैश फ्लो। मतलब किसी कंपनी में जितने का इन्वेस्टमेंट हुआ, जितना का फायदा नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा पैसा कहीं ना कहीं एक तरीके से लगता ही चला जा रहा है। तो कंपनी कहीं ना कहीं एक तरीके से नेगेटिव कैश फ्लो कई सालों से फेस कर रही है। तो कोई पूछ सकता है कि इसमें यूफिज्म क्या है, तो नेगेटिव कैश फ्लो है ना, फेस कर रही है। 10th एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, he seems to be in between jobs। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है गाइस, इन बिटवीन जॉब्स। अक्सर करके लोग बोलते हैं ना, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं दे आर इन बिटवीन जॉब्स, मतलब वो कहीं ना कहीं तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को, इसको इन बिटवीन जॉब का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना या अनएम्प्लॉयड, ऐसे बातचीत में बोलते हैं, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इन बिटवीन जॉब्स नाउअडेज, यानी वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरह कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है, आजकल वो खाली है और उसके पास कोई जॉब है नहीं, कोई नौकरी नहीं है गाइस। तो आई हैव कंसिस्टेंटली गिवन यू 10 एग्जांपल्स, मैंने 10 एग्जांपल्स आपको दे दिया है और होप आपकी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यूफिज्म एक बार फिर से मैं आपको समझा दूंगा कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा क्लॉज जिसको हम बहुत औपचारिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के लिए जो अपने आप में अप्रिय होती है कहने या सुनने के लिए, या एम्बैरेसिंग होती हैं। ऐसे भावों को हम लोग सही तरीके से कहीं ना कहीं प्रकट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका क्या कहलाता है, यूफिज्म, जिसको आप हिंदी में व्यंजना बोलते हैं गाइस। कोई पूछ लेगा हिंदी में तो हिंदी में आप इसको व्यंजना बोल रहे होते हैं गाइस। तो ये कॉन्सेप्ट आज हमारा रहा है और फिर वही बात, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई नई चीजें कहीं ना कहीं तरीके से मिलती रहती है। इधर तो मान के चलिए कि थोड़ा सा गैप हो गया था, लंबा 3-4-5 दिन का क्लासेस हो नहीं पाए थे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कंसिस्टेंटली पूरी क्लासेस आती रहेगा। इस फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।